टॉपिक और आपके एग्जाम नंबर में 3 नंबर का मान के चलो 99.9% आता ही आता है। छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस अक्सर लिखने को आता है। ठीक है, टॉपिक की शुरुआत करेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्टोर रेजर, आवाज नहीं आ रहा है, एंड बिन कार्ड। वॉइस एक बार चेक करिए, वॉइस तो क्लियर है यहाँ से, एक बार चेक करिए। और कोई बेटू एक बार आप अपना जरा चेक करिए। आ तो रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए जरा, एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, ध्यान रखें, 3 नंबर में अक्सर ये टॉपिक कवर किया जाता है। और खासतौर से क्या टॉपिक कवर आता है हमारा, डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत ही छोटा है। ठीक है, टॉपिक काफी इजी है, तो हम इसको शायद 2-3 मिनट में इसको कवर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आज ये जरा शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, एक छोटा सा होमवर्क भी रहेगा कि इस डिफरेंस को आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लिख के लाइएगा। मैं सारे पॉइंट्स को लगभग क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बिन कार्ड हाँ बात कर रहे हैं, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू भी नहीं किया अभी। ठीक है, बंद करिए जरा ममता, तो क्या करेंगे, लिखवा दें। चलो जरा बात करते हैं, क्या है हमारा बिन कार्ड और क्या है स्टोर लेजर। देखो, अकाउंटिंग में और बेसिकली अकाउंटिंग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, हम 2 तरह के अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और हम कॉस्ट अकाउंटिंग अभी पढ़ रहे हैं, शुरुआत किए हैं। बेसिक अगर डिफरेंस देखा जाए तो हम लोगों ने बात किया था कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगा, पूरे कंपनी के बारे में रिकॉर्डिंग करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग किसके बारे में रिकॉर्ड करता है, केवल जिस प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसके ऊपर टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है उसके बारे में रिकॉर्डिंग किया जाता है। इतनी ही तो बात थी। दूसरा हम लोगों ने बोला था कि सर देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा टोटल अमाउंट की रिकॉर्डिंग करता है कि कुल कितना खर्चा लगा पिछले साल पिछले महीना, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग बात करता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना कौन कौन सा खर्चा लगा। वो हर एक छोटे छोटे आइटम की रिकॉर्डिंग करता है जिससे मिलकर ये टोटल कॉस्ट क्रिएट किया जाता है। अगर ये पेन 10 रुपए का है तो ये 10 रुपया हर एक पैसे से मिलकर बना होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग हर उस पैसे के रीजन को लिखता है, इसमें कितना पैसा क्या लगा है, कितना पैसा किस चीज का लगा है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीधा लिखेगा कितने रुपए का, ये पेन बना कितने का, 10 रुपए का, वो सीधा सीधा लिख देगा 10 रुपए का। ये लिखेगा मटेरियल 5 रुपए का, लेबर 6 रुपए का, बाकी कुछ ऐसे लिख देगा। ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा मटेरियल में भी कौन कौन सा मटेरियल लगा है, कितने कितने का पैसा लगा है, कब कब वो मटेरियल यूज हुआ है, हर चीज वो आपको डिटेल देगा, इन डेप्थ जानकारी देगा। कहने का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ऊपर ऊपर की जानकारी देता है, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपको डेप्थ में नॉलेज देता है कि आखिर में वो प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप ध्यान से देखो तो केवल और केवल हम लोग मनी फॉर्म में सारी रिकॉर्डिंग को प्रिपेयर करते हैं, यानी जो कुछ भी अकाउंट में एंट्री किया जाता है वो मस्ट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। बार बार बोला गया था कि मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, मनी। पैसे में बात होगा तो ही कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। वैसे तो अकाउंट में पैसे की ही बात होती है, प्राइमरी हमारा मोटिव ही क्या होता है, पैसा। लेकिन फाइनेंस में आपने केवल पैसा ही रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना तो हम कॉस्ट अमाउंट के साथ साथ एक और चीज का डिटेल रखेंगे और वो है हमारा क्वांटिटी का। ठीक है, क्वांटिटी बोला जाए या इसको यूनिट बोला जाए। हम ये बताएंगे कि देखो हमने 10,000 रुपए का मटेरियल लगाया तो हमने 100 पेन बनाया, ठीक है, और पर पेन इतना मटेरियल लगा। यानी हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि टोटल अमाउंट कितना लगा और उससे हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। हमने 10 लेबर लगाया तो उससे कितना सामान बना, ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल पाएंगे। मैं को कि मैंने पेन बनाया, ठीक है, मैंने बहुत सारे पेन बनाए और टोटल पेन बनाने का कॉस्ट आया 5 लाख रुपए। जरा बताओ कि एक पेन का दाम कितना है, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हमने पहला ही मोटी बात किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का पहला ही फायदा क्या होता है कि एक सामान को कितने में बनाया है इसका हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब मुझे अमाउंट के साथ साथ किसकी जानकारी लेनी होगी, क्वांटिटी का। अभी मैंने बोला कि देखो मैंने, ठीक है, कुछ पेन बनाए और टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल कॉस्ट कितना है 5 लाख रुपए, टोटल कॉस्ट कितना है 5 लाख रुपए। जरा बताओ कॉस्ट पर पेन कितना आएगा, सर नहीं
लेकिन जैसे मैंने बोलूँ कि टोटल कॉस्ट लगा 5 लाख रुपए और मैंने 1 लाख यूनिट बनाया, कितना बनाया? 1 लाख यूनिट पेन बनाया। तो अब बताओ जरा एक पेन का खर्चा कितना? तो शायद तुरंत बता ले जाओगे, 5 रुपया। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग को अमाउंट के साथ साथ यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कई सारी चीजों को फिक्स करने के लिए। बात क्लियर है? स्टोर कीपर थे आप कल, याद है? स्टोर में सामान आया हुआ था, तो स्टोर कीपर केवल यही लिखेगा कि कितने रुपए का सामान आया है या कितना क्वांटिटी आया है, ये भी रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा कि 10 लाख रुपए का हमने आइसक्रीम मंगाया है, कितने डब्बे आए, ये भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सा फ्लेवर कितना आया, हर एक क्वांटिटी भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और तभी हम क्या कर पाएंगे? कंप्लीट रिकॉर्डिंग या कंप्लीट मैनेजमेंट कर पाएंगे। आपको पता है केवल 10 लाख का सामान आया, कौन सा फ्लेवर कितना आया पता ही नहीं है, तो क्या आप मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाओगे? बोलो, क्या मैनेजमेंट सही तरीके से हो पाएगा? शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए का बेकरी आइटम मंगा रखा, लेकिन पता ही नहीं कौन सा क्रीम, ठीक है, कितने बाल्टी आया है, तो कैसे पता चलेगा किसका स्टॉक है किसका स्टॉक नहीं है, कौन सा अवेलेबल है कौन सा अवेलेबल नहीं है, किसका कॉन्ट्रैक्ट लेना है किसका नहीं लेना है, पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस के साथ साथ यानी अमाउंट के साथ साथ किसकी जानकारी रखनी पड़ती है? कॉस्ट को, क्वांटिटी की भी जानकारी रखनी पड़ती है। ठीक, अब यहाँ पे हम दो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्टोर कीपर और सॉरी स्टोर लेजर और बिन कार्ड के बारे में। बिन कार्ड को समझने के लिए कभी आप लाइब्रेरी गए हो? लाइब्रेरी में एंटर किए हो अंदर, बाहर से नहीं। आप जो ये लाइब्रेरी आ जाते उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कभी लाइब्रेरी में अंदर घुस के बुक्स वगैरह पढ़े हो? ये नहीं जो आजकल लाइब्रेरी खुल रखा है जाके वहां पर पढ़ रहे हो, वो वाला लाइब्रेरी नहीं। लाइब्रेरी का मतलब जहाँ पे बुक्स, ठीक है, बुक्स की दुनिया होती है। कभी अंदर घुसे हो? गए हो? अगर गए होगे तो बिल्कुल आपने देखा होगा बड़े बड़े, ठीक है, जहाँ पे ओपन लाइब्रेरी होती है, आप अंदर जाओगे अपने हिसाब से बुक्स निकालो पढ़ो। ठीक है, अगर आप ऐसी लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको ये चीजें बड़ा आराम से समझ में आएगा। मैं क्लास जब नवोदय में था, 11th 12th में था, तो मैं थोड़ा बहुत लाइब्रेरी मैम के साथ, ठीक है, हेल्प भी करता था। वो बुक्स का अरेंजमेंट कराती थी, मैं समझ नहीं पाता था कि वो टेबल पे बैठे बैठे बोलती थी कि ठीक है ये बुक लाओ, देखो वहां पे जाना, उस अलमारी में चौथे नंबर पे बुक रखा होगा। और मैं जाता था, अलमारी वो खोलता था, चौथे नंबर पे आराम से वो बुक मिल जाता था। वो बोलती देखो उस ड्रॉर में जाना, उसमें तीन, ठीक है, तीन खाने हैं, तीनों खाने में पिछले खाने में इस नंबर पे देखना तुम्हें बुक मिल जाएगा। और मैं एग्जैक्ट वहीं पे बुक मिल जाता था। मैं समझता था कि मैम मैम को लगता है कुछ जादू वादू आता है, बैठे बैठे बहुत सारी चीजें वहां से मैनेज कर ले रही है। लेकिन वो डायरी में कुछ चीजें देख रही थी, देखने के बाद वो जादू कर रही थी। इसका मतलब क्या है? तो क्या वो वास्तव में जादू कर रही थी या कुछ मैनेजमेंट था हमारा? मैनेजमेंट। आपने कभी किसी ने बिलीव एमलीव का नाम सुना है? जैसे आप बीकॉम कर रहे हो वैसे बीलीव भी होता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन का भी एक अलग से कोर्स होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आपको ना पता हो तो बता दिया जाए। आप बीकॉम के बाद चाहो तो एमलीव वगैरह भी कर सकते हो, स्कोप अच्छा होता है, बीएससी में बहुत अच्छा कोर्स भी है ये। लाइब्रेरियन वगैरह के जो पोस्ट आते हैं ना बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े आसान से, इसमें बहुत सारे बच्चे तो जानते ही नहीं है इधर के बच्चे। तो सोचो आपके साइड कंपटीशन बहुत कम है फिलहाल। तो उसके बाद जब मैं बीएचयू में गया तो वहां पे तो आपको भी पता है कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। उस समय इंटर कर जाओ तो भैया एक किताब ढूंढने में तो हालत ही खराब। इतने बड़े बड़े अलमारी है कि मतलब वहां पे 10 लोग भी हमारे ऊपर खड़े हो तो बराबर ना पहुंचे, पता नहीं कैसे वो लोग रखे हैं, हम किस लिए रखे हम भी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको किताब ढूंढना है तो ढूंढोगे कैसे? क्या आप एक एक बुक ढूंढते जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देखोगे हर बुक्स अलमारी के नीचे एक ड्रॉअर लगा होता है, और ड्रॉअर में इतने छोटे छोटे टोकन रखे होते हैं, और वो टोकन बड़े अरेंज करके रखे होते हैं। आप टोकन निकालोगे, आपको जो बुक चाहिए आप टोकन में देखते जाओ, उस बुक का नाम, राइटर, सब कुछ लिखा होगा। आप टोकन देखते जाओ, आपको जो बुक्स चाहिए उस टोकन को ढूंढो। उस पे कुछ सीरियल नंबर्स कुछ नंबरिंग किया गया होगा, कुछ, ठीक है, नंबरिंग किए गए होंगे। आप लाइब्रेरियन को दोगे वो टोकन, वो तुरंत जाएगा उस नंबर पे, वो बुक्स आराम से निकालेगा और आपको दे दिया जाएगा। पूरे एक एक बुक्स को पलटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने वो एक मूवी तो देखा होगा ना, ये जो कौन सा बना है, कौन सा एक ऋतिक रोशन ने बनाया था जो फेल हो गए थे, वो किसी अलग पांडे पर, सुपर 30, ठीक है, हाँ, आनंद सर पे बना था। तो उसमें आप शायद देखोगे तो थोड़ा सा लाइब्रेरी का उसमें झलक दिखाया गया है। उसमें लाइब्रेरी का जरा रूपरेखा देखना, या कभी बीएचयू लाइब्रेरी ऐसे सर्च करना। या एक आजमगढ़ में भी तो बहुत बड़ा लाइब्रेरी है शायद, सुने हैं। नालंदा का तो आपने सुना होगा, नालंदा की लाइब्रेरी कितने महीने जलाया गया था, कितने महीने तक जलता रहा, इतने ज्यादा बुक्स थे। सोचो आखिर में उसका मैनेजमेंट कैसे होता होगा,
कैसे पता चलता होगा कौन सा बुक्स कहाँ पे किस जगह पे रखा गया है? और अगर इसका मैनेजमेंट ना हो तो क्या लगता है कोई बुक्स एक बार रख दिया जाए मिलेगा? हालत खराब हो जाएगी ढूँढने में। तो ये हर एक चीज़ अरेंजमेंट किया जाता था आपके नॉर्मली स्टोर लेजर, यानी मतलब उसने कुछ रिकॉर्डिंग रखा होगा, कुछ मैनेजमेंट का सिस्टम रखा होगा। ठीक? अब मैं आपको कहूँ कि आप लाइब्रेरियन के पोस्ट पे हो, अब सारा काम तो उठ के नहीं करते, तो आप 1-2 हेल्पर को रख लेते हो, ठीक है? नॉर्मली हेल्पर ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनको बस केवल पढ़ना लिखना आ जाए, किताब का नाम पढ़ ले, इंग्लिश हिंदी में, और आपको लाके सामान दे दे। ऐसे ही तो हम लोग मज़दूर वगैरह रखते हैं, ठीक है? अब आपके पास बहुत सारे अलमारी हैं, अलमीराज़ हैं, उस अलमीरा में क्या रखा है? अलग-अलग सेक्शंस बने हुए हैं, सब में किताब भरे पड़े हैं, बुक्स भरे पड़े हैं। आपको कोई एक बुक्स निकालना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपने बुक्स के ठीक है, आपने रजिस्टर में कुछ लिखा होगा, पहले तो अलमारी नंबर लिखा होगा कि अगर मुझे अकाउंट की बुक चाहिए, तो जब आपने अकाउंट की बुक रखा होगा, तो अलमारी नंबर सबसे पहले तो लिख रखा होगा कि हाँ, अलमारी नंबर 3 में अकाउंट्स की बुक रखी गई है। अब अलमारी में भी 3 सेक्शन बने हुए हैं, तो ऊपर वाले सेक्शन में है या बीच वाले में है या डाउन वाले में है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो आपने टॉप वाले सेक्शन में रखा, तो ठीक है, नंबर 3 के बाद आपने क्या लिखा होगा? टॉप। आप अपने हिसाब से जो भी हिंट करते जाओ। टॉप सेक्शन में भी अब एक ही अलमारी में अकाउंटिंग के सारे बुक्स नहीं है, उसमें भी अकाउंटिंग के कई सारे बुक्स हैं, कोई कॉस्ट का है, कोई फाइनेंस का है, कोई ठीक है कॉर्पोरेट का है, कोई टैक्स का है। तो आपने वो ऑर्डर अरेंज कर दिया होगा कि पहले किसका रखा गया, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, और उसी चीज को आपने डायरी में लिख दिया होगा। तो आप डायरी में बैठे बैठे बता सकते हो। आपसे कोई आएगा पूछेगा भैया कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक दो, डायरी में देखोगे अकाउंटिंग की बुक कहाँ पे है, अलमारी नंबर थर्ड, ठीक है, सेल्फ वन, ठीक है, ऑर्डर नंबर सेकंड। तुरंत आप वहां से बैठे बैठे बोलोगे अलमारी नंबर थर्ड में जाएगा, सेल फोन ओपन करेगा, थर्ड नंबर बुक या सेकंड नंबर बुक्स आपको आराम से क्या मिल जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक मिल जाएगी। बात क्लियर है? इसका मतलब आप बैठे बैठे सारा मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन अभी ये भी तो जानना होगा कि उस अलमारी में बुक्स, अच्छा बुक्स हमेशा वैसे ही रहेगा या आता जाता रहेगा? आता जाता रहेगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा अंदर कितना बुक्स है? कैसे पता चलेगा अंदर कितना बुक्स है? तो सर जब भी हम इशू करेंगे किसी को बुक देंगे तो माइनस कर देंगे, और जब भी बुक्स रिटर्न होके आएगा प्लस कर देंगे, ठीक। बेसिकली इस चीज को आप रजिस्टर में रखते हो, और साथ ही साथ जो वो हेल्पर है ना, उसके नॉलेज के लिए ना आप उस अलमारी के ऊपर ना एक टोकन लगा देते हो। अलमारी के ऊपर क्या लगा देते हो? एक टोकन। और वहां पे लिख दिया जाता है कि इस, ठीक है, एक तो अलमारी टोकन नंबर यानी अलमारी नंबर के साथ मैच होता हुआ लिख जाता है। अलमारी नंबर 3 है तो टोकन नंबर 3 लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें 3 सेल्फ है तो 3 आपने इसका सेक्शन बना दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसमें लिख दिया सेक्शन 1 में है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें है ठीक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तीनों में लिख दिया। इसमें जब अगर बुक्स आया होगा तो यहाँ पे आपने लिख दिया होगा इन, और मान के चलो 50 बुक आए तो 50 लिख दिया। आउट हो चुका है अब तक 10, तो यहाँ पे माइनस कर दोगे आउट 10, पता चल जाएगा कितना बचा है, 40, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका आया है 100 बुक्स, तो आपने लिख दिया इन में कितना, इन का मतलब आया, आउट का मतलब गया, आप अपने हिंट के लिए लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दोगे क्या, आउट। और ये छोटा सा टोकन बना दिया जाता है, और टोकन वहां पे चिपका दिया जाता है। याद रखें उस टोकन में अमाउंट नहीं लिखा होता है, केवल बुक्स की क्वांटिटी लिखी हुई होती है। और इस टोकन को कहाँ पे चिपका दिया जाता है, अलमारी के ऊपर। ये केवल किसकी हेल्प के लिए चिपका दिया जाता है, वो जो ठीक है क्या था हमारा, क्या था उसको क्या बोलते हैं जी, हेल्पर था ना। उस हेल्पर को पता चल सके अलमारी के लिए, उसको खोल के गिनना ना पड़े कि इस अलमारी के अंदर कितना बुक्स है, कॉस्ट का कितना है, फाइनेंस का कितना है, कॉर्पोरेट का। वो ऊपर से देख के बता देगा कि हाँ यहाँ पे फाइनेंशियल का 50 था, 10 गया, 40 बचा है, ठीक है। कॉस्ट का इतना था, इतना आया, इतना गया, इतना बचा है। उसको अलमारी खोल के काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार मैचिंग करना होगा तो तुरंत क्या कर लेगा, ऊपर से ही मैचिंग कर लेगा। डेप्थ मैचिंग करना होगा फिर उसको काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब हम एक टोकन चिपका देते हैं हेल्पर की इजीनेस के लिए, आसानी के लिए। लेकिन क्या ये काम केवल यहीं पे होगा या रजिस्टर में भी मेंटेन हो रहा होगा? रजिस्टर में भी लाइब्रेरियन या जो हेड ऑफ मैनेजर होगा वो भी क्या कर रहा होगा, इसको लिख रहा होगा। और केवल वो वही नहीं लिखता है बल्कि बुक्स का दाम भी लिखता है। अगर लाइब्रेरी में बुक्स खो जाए, ठीक है, तो तुरंत आपसे क्या मांग लिया जाता है, फाइन। आखिर में पैसा किस बेस पे मांगा जाता है? अपने मन से कुछ भी मांग दिया जाएगा, या बुक के प्राइस को कहीं ना कहीं नोट किया गया होगा, और जो भी फाइन पेनल्टी उसको ऐड करके मांगा गया होगा। सर सीधी सी बात है, सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाएगा, बुक्स। 1000 रुपए का बुक्स था तो भैया 1000 रुपए, कोई पेनल्टी अगर नहीं लिया जा रहा, केवल बुक्स का दाम लिया जा रहा है, तो बोला जाएगा 1000 रुपये लाओ। तो आखिर में 1000 रुपया कहीं तो लिखा गया होगा। क्या वो यहाँ टोकन पे लिखा गया है या डायरी में लिखा गया होगा, रजिस्टर में लिखा गया होगा? वो रजिस्टर में। यहाँ पे केवल हमने हेल्पर की नॉलेज के लिए लगा रखा है ताकि उसको पता चले स्टॉक के बारे में कि स्टॉक है या नहीं है, कम है, ज्यादा है, कितना है, इसका जानकारी मिल सके। लेकिन जो हेड ऑफ द मैनेजर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो तो क्वांटिटी का भी रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है, जो इससे मैच होता हुआ होगा,
और दूसरा वो अमाउंट की भी जानकारी होगा कि कौन सा बुक कितने रुपए का है और कितना क्वांटिटी में है। क्या दोनों जानकारी रखोगे आप? अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, आप मैनेजर हो, तो आप दोनों रखोगे कि कितना किताब है और कितने रुपए का किताब है। बात क्लियर है? तो बस यही एक हमारा क्या है, ये जो छोटा वाला टोकन है यही हमारा क्या है, बिन कार्ड। और जो आप डायरी मेंटेन कर रहे हो वही आपका क्या है, स्टोर लेजर। बात क्लियर है? आओ जरा अब इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं। देखो स्टोर लेजर क्या होता है। स्टोर लेजर, लेजर यहाँ पे एक लेजर के बारे में बात की जा रही है। सर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर पढ़ा था। लेजर का मतलब हर एक आइटम का अपना अकाउंट। क्या यहाँ पे भी हम हर एक आइटम का अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हम सेपरेट रिकॉर्डिंग रखने वाले हैं। पर क्या अकाउंटिंग की तरह? ना, अकाउंटिंग की तरह नहीं। अकाउंटिंग में केवल पैसे का रिकॉर्डिंग था, यहाँ पे हम किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, पैसे के साथ साथ किसका, क्वांटिटी का भी। ठीक है, कि कितना बुक्स है, कितने रुपए का है, दोनों चीज की जानकारी हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन क्या हम यहाँ पे लेजर सीखने वाले हैं? नहीं, बस इतना याद रखना, अकाउंटिंग में हम केवल अमाउंट की रिकॉर्डिंग रखते हैं, जबकि स्टोर लेजर में हम अमाउंट के साथ साथ किसकी रिकॉर्डिंग रखते हैं, क्वांटिटी का। इसका मतलब अगर पहला बोला जाए तो स्टोर लेजर में और यहाँ पे बिन कार्ड में, ठीक है। स्टोर लेजर में हम क्या रखते हैं सर, यहाँ पे क्वांटिटी प्लस अमाउंट दोनों की जानकारी रखते हैं, जबकि बिन कार्ड में केवल किसकी जानकारी होती है, क्वांटिटी की। और ये किसके लिए होता है, नॉर्मल हेल्पर के लिए, ताकि उसको पता चले इस अलमारी के अंदर कितना बुक्स है, कितना बुक्स नहीं है। उसी तरह अगर फैक्ट्री के बारे में बात किया जाए तो सर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं, और वो बड़े बड़े ठीक है बॉक्स अलमारी या संदूक के अंदर रखे रहे होते हैं। कैसे पता चलेगा उस अलमारी के अंदर कितना सामान है कि नहीं है? ठीक है, तो एक तो उसका दो जगह से डबल मैनेजमेंट हो रहा है, डबल वेरिफिकेशन हो रहा है। एक, आप अगर मैनेजर हो तो आपने रखा है वहां पे रजिस्टर में, और दूसरा उसी के ऊपर एक टोकन चिपका दिया गया है जिसका नाम क्या है, बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या है, एक सिंपल सा टोकन है जिसमें कौन सा रिकॉर्डिंग होता है, केवल और केवल क्वांटिटेटिव रिकॉर्डिंग होता है, अमाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक, अच्छा सर सीधी सी बात है, ये कौन बनाएगा स्टोर लेजर, कोई भी बना देगा या कोई अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा? सर अकाउंटेंट है तो ये सीधी सी बात है, कौन करेगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये कौन प्रिपेयर करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, या एक इसका सीए होता है ICWA। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होता है, ये प्रिपेयर करेगा। जबकि इसमें केवल क्वांटिटी प्लस माइनस करना है, जोड़ घटाना करना है, कितना किताब आया, कितना गया, कितना इशू आया। तो क्या इसके लिए हाई लेवल की नॉलेज है या बेसिक रिक्वायरमेंट है? तो इसको कौन करेगा, इसको हमारा नॉर्मली क्या कर सकता है, स्टोर कीपर या हमारा हेल्पर या कोई भी पर्सन जो उसको हम क्या दे सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे नॉलेज की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो नॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई लेवल, जबकि यहाँ पे क्या होती है, लो लेवल। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और जब यहाँ पे क्या कौन रिकॉर्ड करता है, क्लर्क कर सकते हो या हेल्पर रिकॉर्ड करता है। ठीक, इसके लिए हाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए लो लेवल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, जोड़ घटाना केवल आएगा, काम चल जाएगा। ठीक, बात क्लियर है? ठीक है, तो बस इतने ही कुछ बेसिक बेसिक रेफरेंसेस थे। ठीक है, तो एक बार घर पे जाके केवल इतना कर लेना, एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज तरीके से डिफरेंस बिटवीन स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड लिखना। कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, इसको कौन रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, या एक हमारा सीए भी आता है। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो एक सीए हायर कर लो, लेकिन वो सीए नॉर्मली कौन सा होता है, ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट एंड वर्क, सॉरी माफ करना, क्या होता है जी ICW का, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। ठीक है, CS, ठीक है, CM में ये सब नाम सुना है ना। उसी तरह एक हमारा ICWA भी होता है। अब तो शायद इसको एबोलिश किया जा चुका है या मर्ज किया जा चुका है, देखना पड़ेगा, तो बहुत पहले का बॉडी है। ठीक, तो ये 3 नंबर के लिए आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करना कि आपके एग्जाम में लगभग आता ही आता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ये रिवीज 3 नंबर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 3 नंबर में अक्सर आता है। ठीक है, 3 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 3 नंबर में आता ही है ज्यादातर। और मल्टीपल टाइम्स अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो कितनी बार न जाने ये पूछा गया है। ठीक, चलो, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, या कॉस्ट अकाउंटेंट इसको लिख लो, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो आप लिखना है लिख लो। आप इसको एक अरेंज तरीके से खुद लिख के लाना।
ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक, अब जरा स्विच करते हैं, अपने न्यूमेरिकल शुरुआत करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल शुरुआत करें उससे पहले आपको न्यूमेरिकल के बारे में जानकारी है, और इस न्यूमेरिकल को करने के लिए केवल और केवल आपको जोड़ और घटाना आना चाहिए, बस। इस न्यूमेरिकल को केवल करने के लिए हमें प्लस और माइनस और थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस होगा, आराम से ही काम कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि देखो क्वेश्चन में ही आपको आंसर छिपा दिया जाएगा, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मतलब आंसर कैसे निकालना है आपको पूरा हिंट कर दिया जाएगा। केवल वैल्यू नहीं बताया जाएगा कि आंसर कितना है, आपको खुद ढूंढना होगा, बाकी हिंट आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर। आते हैं जरा अपना अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में छुपा हुआ था, क्या, मटेरियल इशू प्राइसिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक। ठीक, इसको जिसने आलू टमाटर पे ध्यान दिया, क्योंकि हम इसमें आलू टमाटर बहुत एग्जांपल यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आलू टमाटर पे फोकस गया तो सब्जी बनना तय है। ठीक है, तो हमें सब्जी ना बनाना है। ठीक है, पैसा, हमें पैसा बनाना है। ठीक है, हाँ, हमें मनी बनाना है, इसलिए मनी पे फोकस है तो बच जाओगे। जहां तुम्हारा फोकस आलू प्याज टमाटर, ठीक है, खाने पीने पे गया तो समझो बेड़ा गर्क होने वाला। और विश्वास ना हो तो जितने लोग भी ये टॉपिक पढ़ के आपके क्लासमेट होंगे, कुछ दिनों बाद पूछना। ठीक है, वो पैसे को भूल के आलू प्याज टमाटर पे फोकस रहेंगे पक्का। मैं पूरे मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके बारे में नहीं, आप दूसरों से पूछना। ठीक है, इस टॉपिक को बल्कि यूट्यूब पे भी बहुत जगह गलत पढ़ाया गया है, क्योंकि इस टॉपिक के लिए बहुत झगड़ा हुआ है मेरे से। 14 नंबर का सवाल है सीधा, 14-15 नंबर का आता है ना, 14-15 नंबर का सीधा सवाल शुरू होने जा रहा है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, उठा के देखो कितने पेपर में आया है, हर बार लगभग आया है। पढ़ना मैंने बोला ना, जोड़ घटाना केवल है, प्लस माइनस है, बहुत हार्ड नहीं है। आपको केवल इसमें ध्यान देना है तो कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इसमें कुछ दम है नहीं। मैं कॉन्सेप्ट केवल आपके ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप बिना कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है ताकि जो इसमें गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो। मैंने फिर से बोला कि पढ़ाई हो तो कम से कम पता चले कि हम पढ़े क्यों हैं, ये ना कि बस जानते हैं। ठीक है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है भाई, पास तो वैसे ही लड़के हो जा रहे हैं। ठीक है, वो तो 5th में फेल हो रहे हैं ना। सबसे ज्यादा जेएनसीयू मजा ले रहा है 5th में बैक है, 5th में फेल कर रहा है और मजे ले रहा है एक साल बैठा के तुम लोगों को। चलो जी, मटेरियल इश्यू प्राइसिंग को शुरू किया जाए। जरा ध्यान से सुनना, जरा हम क्या बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक कौन सा है। बातें अब जरा बंद कर लो, ठीक है, और सीधा बैठ जाओ। ठीक है, हम बात करने वाले हैं क्या, मटेरियल इशू प्राइसिंग। इसको जरा ब्रेक किया जाए, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मटेरियल। मटेरियल को क्या करना है, इशू करना है। मटेरियल को क्या करना है, इशू करना है। तो पहला तो बात यही क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल इशू। मटेरियल इशू क्या है, इससे आप क्या समझते हो। तो सर जरा ध्यान से सुनना। कल हम लोगों ने बात किया था कि देखो, हमने कई सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को कंप्लीट करने के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया था। ठीक है, क्रिएट किया गया था, और उसमें से पहले डिपार्टमेंट ने अपने काम को कंप्लीट कर लिया था, और वो कौन सा डिपार्टमेंट था, परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, आप क्या बनाने वाले थे, ये पेन बनाने वाले थे, लेकिन पेन बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, आप सबने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, परचेजिंग डिपार्टमेंट को लेटर भेजा था, और परचेजिंग डिपार्टमेंट मार्केट से जाके वो सारा सामान ला के किसको हैंड ओवर कर दिया था, स्टोर डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया था। बोलो, किसको हैंड ओवर किया गया था, स्टोर डिपार्टमेंट को। बेचा गया था या हैंड ओवर किया गया था, हैंड ओवर। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट उसका क्या करने वाला है, उसको सेल करने वाला है या उसको अगले डिपार्टमेंट को जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर करने वाला है, ट्रांसफर करने वाला है, सेल नहीं करने वाला है, क्योंकि हम सारे एक ही कंपनी से कनेक्टेड है। और ये जो सामान आया है
जरूरत के हिसाब से हर डिपार्टमेंट में क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, इशू किया जाएगा। ठीक है, तो इशू करने का मतलब सेल नहीं होता है, जरूरत के हिसाब से उनकी तरफ से लेटर आएगा कि भैया हमें इतने मटेरियल की जरूरत है, इतना भेजो। वो रिक्वेस्ट लेटर स्टोर कीपर के पास आएगा, ठीक है, ऑथराइज पर्सन का साइन होगा, स्टोर कीपर उतना सामान निकाल के उस डिपार्टमेंट को क्या कर देगा, भेज देगा, इशू कर देगा। बात क्लियर है? तो अब जरा लिंक करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट का किसके डिपार्टमेंट से साथ। नॉर्मली स्टोर में हम लोगों ने क्या मंगाया था, रॉ मटेरियल मंगाया था, कच्चा सामान मंगाया था। आखिर में उस कच्चे सामान का यूज किस में किया जाएगा, वो कागज पेन पेंसिल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब हम हमारा सारा फोकस किस पे है, मटेरियल, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो हमारा सारा फोकस किस पे होगा, प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन किसका करने वाला है, पेन। इसमें सबसे मेन एलिमेंट क्या था, मटेरियल। कौन सा मटेरियल, प्लास्टिक, इंक और वो जो हमारा, ठीक है, निडल वगैरह था, उसी पे फोकस होगा। तो उसके लिए जो हम लोगों ने सामान लाया होगा वही हमारा किस नाम से जाना गया होगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों बोला गया था, क्योंकि अभी उस पर कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक प्रिंसी, कहीं कोई दिक्कत? ठीक, दिव्यांशु हो गया, इधर आ जाओ, बंद कर दो। इतनी बात तो बोला गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है आपको क्या करना था, स्टोर डिपार्टमेंट और किसको लिंक करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान बनाना है, उसको क्या चाहिए, मटेरियल, तभी तो वो सामान बनाना शुरू करेगा। और वो आखिर में मटेरियल लाएगा कहाँ से, क्या मार्केट से परचेज करने जाएगा या ऑलरेडी परचेज करके आ चुका है। सर मटेरियल तो परचेज करके आ चुका है, कौन लाया है, कौन लाया है। अभी बुक्स में ध्यान मत दो, अभी इधर सारी बातें, अभी बुक्स को बंद कर दो, ठीक है, बुक्स की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जरा बताओ ना, मटेरियल कौन परचेज करके लाया है, परचेजिंग डिपार्टमेंट। सारा मटेरियल किसके ऊपर हैंड ओवर है, स्टोर डिपार्टमेंट के पास। अब स्टोर डिपार्टमेंट तो इसी सीधी सी बात है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितना भी सामान बनाना होगा, 1000 पेन बनाना हो, 2000 बनाना हो, 10,000 पेन बनाना हो, उसके लिए जो कुछ भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो आखिर में कहाँ से बुलाएगा, क्या खरीदने जाएगा या स्टोर डिपार्टमेंट से मांगेगा। सर सीधी सी बात है, सारा सामान ऑलरेडी स्टोर कीपर में आ चुका है, स्टोर कीपर के पास आ चुका है, स्टोर में आ चुका था ना, तो स्टोर कीपर से मांगा जाएगा। ठीक, स्टोर कीपर आपको ओरली मांगने पे दे देगा या ऑथराइज होना चाहिए। सर याद है कंपनी में हम लोग सब लोग बोला था कि हर एक चीज किस फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में, ताकि फ्यूचर में अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, कोई कहीं कुछ गलती हो तो फिक्स हो सके। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक, सपोज सुरभि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और हमारी स्टोर डिपार्टमेंट, इन्होंने बोला कि भैया हमको 2000 पेन बनाने हैं, उतना मटेरियल सप्लाई किया जाए। तो इन्होंने बकायदा, ठीक है, लेटर लिखा, रिक्वेस्ट लेटर भेजा स्टोर डिपार्टमेंट का, स्टोर डिपार्टमेंट ने जरूरत के हिसाब से उनको मटेरियल क्या कर दिया, इशू कर दिया। बात क्लियर? पर हमारा फोकस मटेरियल पे नहीं होना है। क्यों, अब जरा ध्यान रखिए, अब हम उसके आगे कनेक्शन कर रहे हैं। मटेरियल सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस मटेरियल से क्या करेगा, सामान बनाएगा। लिंक दिमाग में बन रहा है या नहीं बन रहा है, बस इतना बता दो। आर्यन, लिंक बन रहा है या तुम लोग अभी इधर उधर ही हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग अभी, ठीक है, फोकस नहीं हो। नहीं, हंसने की बात नहीं है, अगर कुछ है तो बताओ, नहीं तो हम उसके हिसाब से बात करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका मन ना हो, बाकी सबका मन लगे और आपकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, या तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि आपका बॉडी बिहेवियर से लग ना रहा है, एकदम मुर्दे की तरह बस सब बैठे हुए हैं, ना कोनो एक्शन ना रिएक्शन, कुछ भी नहीं। तो रिएक्शन हो, पता चले कि हाँ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है हुंकारी भर, ठीक है, हुंकारी वाला, नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ। इतनी बात दिमाग में बैठा, लिंक बनाते चलो, लिंक बनेगा तो दिमाग में आराम से क्वेश्चन फिट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान जैसे ही कंप्लीट करेगा वो आखिर में किसको हैंड ओवर कर देगा, वापस से वेयर हाउस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, या सीधा सीधा बोला जाए सेल्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, किसको किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, डिपार्टमेंट हेड को। ठीक है, क्या चीज नहीं सुनाई दे रही, बोल भाई देवी। ठीक है, तो सुहानी को हेड ओवर कर दिया गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते। लेकिन जरा बताओ, अगर इनको बोला जाए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, मटेरियल लिया स्टोर से और सामान बना के हैंड ओवर कर दिया किसको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को, भैया ले जाओ बेचो। लेकिन आखिर में सेल्स डिपार्टमेंट उसको कितने में बेचेगा, कैसे पता चलेगा, उसका मार्केट प्राइस तो फिक्स करना पड़ेगा। क्या ये मार्केट प्राइस ऑफिस से फिक्स होके आएगा या जितना खर्चा लगा होगा उसके हिसाब से ऑफिस फिक्स करेगा, या इनके भी ऑफिसर्स होंगे तो खर्चा देखना पड़ेगा। अब जरा बताओ, खर्चा इन्होंने किया है या खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किया है, सामान जो भी लगा है वो सामान किसने लगाया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने।
तो क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कोई भी प्राइस फिक्स कर लेंगे, या ये वापस भाग के सूर्यदीप के पास जाएंगे कि भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमको बताओ कितने में सामान बनाया, और उसी के हिसाब से मार्केट में क्या कर पाएंगे, प्राइस फिक्स कर पाएंगे। लेकिन जरा बताओ, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी प्राइस के बारे में जानकारी दे पाएगा? ना, क्योंकि उसने सामान तो खरीदा ही नहीं था, उसने तो स्टोर से लिया था और बना के दे दिया था। इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भी उसका जवाब नहीं होगा। वो बोलेगा कि मेरा सामान, मेरे पास सामान कहाँ से आया था, स्टोर डिपार्टमेंट से। तो इनको भागे भागे कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्टोर डिपार्टमेंट के पास कि स्टोर भैया हमको बताओ जरा कितने का सामान हमको भेजा था, उसी हिसाब से हम बताएं कि कितने का खर्चा लगा। तो स्टोर डिपार्टमेंट के क्या करेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाएगा। क्या स्टोर डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्डिंग होगा कितने पैसे का कितना सामान? हाँ, अरे अभी तो बात क्या, स्टोर लेजर में ही तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कितना सामान आया और कितने रुपए का सामान आया, एक डब्बे कितने का है, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग स्टोर लेजर के पास होगा। तो स्टोर कीपर बता देंगे कि हाँ हमने आपको इतना, ठीक है, इतना बैग इतना सामान भेजा, इतने रुपए का सामान भेजा। यानी जब वो स्टोर कीपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान इशू करेंगी तो वो दो इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगी। एक तो मैंने कितने रुपए का सामान भेजा और कितने बैग्स या कितने यूनिट आपको सामान सप्लाई किया। आपने बोला था सर 2000 पेन बनाने के लिए 2000 किलो मटेरियल चाहिए, तो इन्होंने बोला 2000 किलो मटेरियल भेज रहे हैं और 2000 किलो का मार्केट प्राइस है 10,000 रुपया, तो वो 10,000 रुपये भी सप्लाई करेंगे। इसका मतलब दो इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, किसके द्वारा, स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी मटेरियल में लेबर्स का यूज करेगा, ठीक है, और लेबर का जो पेमेंट होगा वो, ठीक है, कहाँ से ले लिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे कर रही होंगी या एचआर डिपार्टमेंट? एचआर डिपार्टमेंट सारा सैलरी वगैरह तय किया होगा, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने स्टोर डिपार्टमेंट से लाया, कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने एचआर डिपार्टमेंट से या जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट था वहां से इकट्ठा किया, सारा इकट्ठा करके बता दिया कि देखो भैया मटेरियल इतना खर्चा लगा, लेबर का इतना खर्चा लगा और छोटे मोटे इतने खर्चे लगे, और सारा खर्चा उठा के किसको सप्लाई कर दिया गया, सेल्स डिपार्टमेंट को, सुहानी को दे दिया गया। अब सुहानी टोटल करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे कि हाँ एक सामान को बनाने में इतना खर्चा लगा, या टोटल 2000 पेन बनाने में इतने रुपए का खर्चा लगा, और उसी के हिसाब से वो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट भी क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। 2000 पेन को बनाने में सपोज कर लो टोटल 20,000 रुपए का मटेरियल, ठीक है, लेबर और जोड़ के सब कुछ आया, तो एक पेन का खर्चा कितना आ जाएगा, 2000 पेन का 20,000, तो एक पेन का कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा, 10 रुपये खर्चा आ गया। अब इनको फिर से अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट से एक बार कंसल्ट कर लेना होगा कि भैया हमारा टारगेट कितना है प्रॉफिट कमाने का, कितना रुपया सोच के रखो कमाया जाए एक पेन पे। जो डिपार्टमेंट ऑर्डर देगा कि भैया पर यूनिट देख लो इतना कमाना है, या मार्केट में जो प्राइस है उसी के आसपास रख के कमा लो, वो उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस फिक्स किया जाएगा और मार्केट में उसको क्या कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसीजर था प्राइस को फिक्स करने का। हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है मटेरियल जब इशू किया जाएगा, ठीक है, तो क्या प्राइस बताया जाएगा, किसके द्वारा, स्टोर कीपर द्वारा, किस डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। सर क्या प्राइस बताया जाएगा, जो प्राइस से आया होगा वही तो प्राइस बताया जाएगा ना। अगर रियल लाइफ में देखो तो आप जब सामान मार्केट से खरीद के लाते हो, क्या तो हमेशा एक ही सामान खरीद के लाओगे? सर सीधी सी बात है, पेन बनाना होगा तो एक ही हम, ठीक है, प्लास्टिक इंक और वही तीन चीज बार बार लेके आएंगे, वो सामान तो बदलेगा नहीं। मैं सामान के बारे में बात ही नहीं कर रहा आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ सामान के ऊपर आपको ध्यान ही मत देना। सामान के ऊपर दिमाग गया तो काम खत्म। हमें बार बार इसके ऊपर किसके ऊपर ध्यान देना है, इसके प्राइस के ऊपर। आप जरा बताओ, एक ही आइटम हम बार बार खरीद के लाएंगे लेकिन क्या इसका प्राइस हमेशा एक जैसा ही मिलेगा या वेरिएशन हो सकता है? हो सकता है। मटेरियल का प्राइस हमेशा क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। और मटेरियल का हम कॉन्ट्रैक्ट बना के फिक्स भी कर लें, ठीक है, आपको पता है ना सर कि हम लोग सप्लायर से गए थे, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, और कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या बनाते हैं कि भैया इतना सामान दोगे और इतने रुपए पे दोगे, दोनों ही फिक्स कर लिया जाता है। क्या आपने कभी एडवांस में किसी को पैसा दिया है दुकान उकान को? आप उसी समय फिक्स कर लेते हो कि भैया देखो, जैसे वो घर बनवाना होता है ना, घर बनवाना हो 6 महीने बाद, आज ही से जाके वो दुकानदार को क्या कर लेते हैं, पैसा जमा कर देते हैं और आज ही के रेट पे फिक्स करा लेते हैं। उनको लगता है कि आगे लोहे का दाम, छड़ोड़ का दाम बढ़ जाएगा, आज 50 रुपया किलो है, वो 50 रुपया दुकानदार को किलो के हिसाब से देके चलेंगे कि भैया हमको देखो फ्यूचर में 2 कुंटल इतना चाहिए, 50 रुपए के हिसाब से जितना बना देख लो। अब दाम बढ़ गया तो दुकानदार का नुकसान, दाम घट गया तो मेरा नुकसान, ठीक है, पैसा रिटर्न नहीं होता है। बात क्लियर है? नॉर्मली ये लोग करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लोहे का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दुकानदार कई बार सप्लाई देने से मना भी कर देता है, बोलता है कि भैया देखो दाम थोड़ा बोड़ा बढ़ता तो मैं सह लेता, लेकिन इतना बढ़ गया है कि भैया मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मेरा खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। मैं खुद उसको ला रहा हूँ 55 रुपए में, तो आपको मैं कहाँ से 50 में दे दूँ,
ठीक है, दुकानदार भी जो रिलीफ देता है वो कहाँ से रिलीफ देता है, अपने प्रॉफिट से रिलीफ देता है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या वो सप्लाई कर पाएगा? नहीं। और कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगा तो अभी सोचोगे यार 50 का था अब मार्केट में 30 का मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए दो क्लॉज ऐड किए जाते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होगे बिजनेस में, ठीक है, उसमें हिंट ना हो, कॉस्ट में हम दो क्लॉज को ऐड करते हैं। वो है एक्सक्लेशन और डी एक्सक्लेशन क्लॉज। एक्सक्लेशन इन्फ्लेशन के लिए अप्लाई किया जाता है और डी एक्सक्लेशन आपको डिफ्लेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब ये दो क्लॉज ऐड कर दिए जाते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस घटेगा या बढ़ेगा तो प्राइस को क्या कर दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी प्राइस घटाया या बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर, पर अपने हिसाब से नहीं बल्कि दोनों के म्यूचुअल कॉन्सेंट के बेसिस पे। ठीक है, आपने अक्सर ये गवर्नमेंट का तो ठेका सुना होगा कि पहले ब्रिज के लिए पास हुआ था 100 करोड़, बाद में, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट में तो ऐसे बहुत सारे आपको डेटा मिल जाएंगे कि पहले जब प्लानिंग बना था तो दिखाया गया कि भैया 100 करोड़ में पुल बन के तैयार हो जाएगा, बाद में दिखा रहे हैं कि भैया कॉस्ट बढ़ गया है, अब ठीक है वही पुल 250 करोड़ में बनेगा। ऐसे बहुत सुना होगा आपने। इस गवर्नमेंट में तो ऐसे भर भर के आंकड़े आ रहे हैं, सतीश सर ऐसे आ रहे हैं आंकड़े, आपको नहीं पता? हम तो बहुत देखे हैं इसे, भर भर के आ रहे हैं आंकड़े। और ये मैं, ठीक है, न्यूज़ की बात नहीं बोल रहा, उनके द्वारा खुद, ठीक है, जो बजट उन्होंने कोटेशन डाला है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि पहले उन्होंने दिखाया था कि भैया ये पुल 100 करोड़ में बनेगा, बाद में उसी पुल को उन्होंने बढ़ा के उसका कॉस्ट काफी हाई कर दिया। अभी आपके उस पे एयरक्राफ्ट पे लगा था जो कांग्रेस ने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाद में बीजेपी ने उसी कॉन्ट्रैक्ट को रीमॉडिफाई किया और कॉस्ट पता नहीं कितने गुना बढ़ गया था। सुना होगा आपने राफेल वगैरह के बारे में। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, आप देखोगे। ठीक है, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट में अपने मन से मॉडिफिकेशन हो जाता है? नहीं, इसमें दो क्लॉज, दो सेक्शन ऐड होते हैं, ठीक है, जिसमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा चेंज आने की वजह से दोनों मिलके प्राइस को घटा या बढ़ा सकते हैं। बात क्लियर है? तो हमें चेक करना है कि हम जो मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं उसमें जो अलग अलग प्राइस है, ठीक है, मैं कहूँ कि जरा आप बताओ, आप जरा बताओ क्या करना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक मान के चलो ये राशन वाला दुकान ओपन करके हो, ठीक है, आप चावल लेके आ रहे हो, चावल बेच रहे हो, सपोज राइस ला रहे हो, राइस बेच रहे हो, चावल ला रहे हो, चावल बेच रहे हो। पहली बार चावल लेने गए, ठीक है, मैं याद रखें मैं एक ही क्वालिटी के चावल के बारे में बात कर रहा हूँ, बस दाम अलग अलग होंगे। एक बार वही चावल लेके आया 10 रुपए किलो, मैंने उसको एक ड्रम में भर दिया, ठीक है, उसमें से चावल बेचता जा रहा था, चावल बेचता जा रहा था, लेकिन अभी भी कुछ चावल बचा हुआ है, ठीक है। फिर मैं मार्केट से गया, नया नया चावल लेके आया, लेकिन इस पर 10 की जगह वो मुझे 12 रुपए का मिला। वो मैं चावल लेके आऊंगा, क्या मैं इसको अलग डब्बे में रखता हूँ या सेम क्वालिटी का हो तो नॉर्मली एक ही डब्बे में मिक्स कर दिया जाता है, एक ही डब्बे में मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन अब उस डब्बे में दो तरह के प्राइसेस के चावल हैं, कुछ 10 रुपए वाले हैं और कुछ 12 रुपए किलो वाले हैं। अब आपके ऊपर है कि प्रेशर कितने रुपए का बेचा जाए, उसको 10 वाले के हिसाब से बेचा जाए या 12 वाले के हिसाब से बेचा जाए। तीसरा, अभी 12 वाला बचा भी, मतलब अभी फिर से चावल डब्बे में बचा हुआ था, फिर आप गए मार्केट में 15 रुपए वाला चावल लेके आ गए। चावल का क्वालिटी सेम था इसलिए आपने डब्बे में, उसी डब्बे में पलट दिया, लेकिन अब उस चावल में तीन तरह के आपके दिमाग में प्राइस चल रहा होगा, कुछ 10 वाला भी होगा, कुछ 12 वाला भी, कुछ 15 वाला है, किस प्राइस से उसको सप्लाई किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाते हैं कि आखिर में हम जो मटेरियल, ठीक है, बार बार हम परचेज करके ला रहे हैं, स्टोर डिपार्टमेंट जो बार बार परचेज करके मटेरियल ला रहा है उसके प्राइस अलग अलग आ रहे हैं, तो आखिर में कौन से प्राइस को हम, ठीक है, इशू किया जाए। याद रखिए लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या कर देते हैं, वो मटेरियल को इशू करने पे फोकस हो जाते हैं, बल्कि हमें मटेरियल पे फोकस नहीं होना है, बल्कि किसके ऊपर फोकस होना है, मटेरियल के प्राइस के ऊपर। जैसे लोग एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्मली मैं, ठीक है, यूट्यूब वाले ही एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि हम टोमेटो या वो आलू चिप्स और केचप बनाने के लिए लाए, ठीक है, पहला टमाटर लेके आए 10 रुपए किलो, दूसरा बार टमाटर लेके आए 15 रुपया किलो, तीसरा बार टमाटर लेके आए 20 रुपया किलो, ठीक है। तो कौन सा टमाटर, ठीक है, कौन सा टमाटर इशू किया जाएगा? अरे भैया टमाटर टमाटर है, जो खराब होगा हम पहले उसको इशू करेंगे। अब चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें कई सारे मेथड हैं, पहले वाला टमाटर पहले भेजा जाएगा, बाद वाला टमाटर पहले भेजा जाएगा, यहाँ पे कई सारे ऐसे वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, लीफो फीफो कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो जब अलग अलग मेथड आता है ना तो लगता है कि लोगों को, ठीक है, पहले वाला टमाटर पहले भेजो, लास्ट वाला टमाटर पहले भेजो, जैसा मेथड होगा वैसे नाम के हिसाब से वो मेथड डिसाइड कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सही होगा या बेवकूफ़ी होगा? भैया पहले जो टमाटर खराब हो उसको भेजो। हमें टमाटर से थोड़ी नहीं मतलब है, हमें मतलब है किससे, टमाटर के कौन से प्राइस को इशू किया जाए, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन सा प्राइस बताए कि हम जो टमाटर आपको भेजे हैं वो 10 वाला है, 15 वाला है या 20 वाला है। तीनों में से देख रहे थे कि कुछ कुछ सड़ा है, तीनों में से जो खराब हो रहा था जल्दी जल्दी छांटा, उसको निकाल के
ठीक है, भेज दिया गया। तो उसमें तो तीनों तरह का टमाटर है, और टमाटर में कैसे अंतर करोगे, कौन सा 10 वाला है, कौन सा 15 वाला है, कौन सा 20 वाला है तो टमाटर। तो हमें टमाटर के ऊपर फोकस ही नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि हम कौन सा प्राइस, ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई करें, ताकि ये आगे इसको सेलिंग प्राइस और, ठीक है, मार्केट में इसको सेलिंग प्राइस वगैरह फिक्स करने में हेल्प हो। ठीक। तो अब बात आती है कि सर आखिर में इसका हम कैसे डिसीजन लेंगे। तो मैं देखो, डिसीजन तो कई सारे बेस होते हैं, मैं आपको एक नॉर्मली बेस बता रहा हूँ, जिसके हिसाब से हम सारे क्वेश्चन को स्मूथली कंडक्ट करते जाएंगे, आसानी से करते जाएंगे, और हमारा सारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंपनी जरा बताओ, टैक्स ज्यादा देना चाहेगी या टैक्स कम पे करना चाहेगी? सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी टैक्स कम ही पेमेंट करना चाहेगी। और टैक्स कम पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा? नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम टैक्स किस बेसिस पे पे करते हैं? जितना इनकम कमाते हैं उतना इनकम टैक्स देते हैं, और कंपनी का इनकम कहाँ से निकल के आता है? प्रॉफिट से। जितना प्रॉफिट उतना ज्यादा टैक्स, जितना कम प्रॉफिट उतना कम टैक्स। तो कंपनी कोशिश करती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि प्रॉफिट को कम दिखाया जा सके, प्रॉफिट कम नहीं हो, प्रॉफिट को कम दिखाया जा सके, प्रॉफिट तो ज्यादा हो, पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम प्रॉफिट को कम दिखा सके? अगर है तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, खर्चे को बढ़ा दे ताकि प्रॉफिट क्या हो? कम हो, क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट या इनकम कम होगा। होगा या नहीं होगा? रियल में खर्चे को बढ़ाना नहीं है, बल्कि खर्चे को ज्यादा शो कर देना है, ताकि गवर्नमेंट को लगे खर्चा ज्यादा हुआ है, हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। और जब प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी आपको क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि केवल हम टैक्स सेविंग को ध्यान में रखें, तो कोशिश यही होगा कि हम खर्चा ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, जितना खर्चा ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना दिखा दें। अब आप ही बताओ, आपके पास 3 तरह के टमाटर हैं, एक 10 वाला, एक 15 वाला, एक 20 वाला, ठीक है? तो कौन सा टमाटर आप पहले इश्यू करोगे? सर टमाटर के बारे में बात ही नहीं, हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा प्राइस इश्यू करोगे? 10 वाला, 15 वाला, 20 वाला? सर हमें महंगा दिखाना है, तो तीनों में सबसे महंगा कौन सा है? 20 वाला। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है। सस्ता वाला रख देंगे तो क्या टमाटर रख देंगे? अरे नहीं सर, हम प्राइस को उसको बाद में इशू करेंगे। उसको क्यों इशू करेंगे, कैसे इशू करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। और इसका कैसे हमारे प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, कैसे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, कैसे हम टैक्स सेविंग करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे न्यूमेरिकल में। फिलहाल अभी बेसिक इतना था कि हमें इस पूरे टॉपिक में किसके ऊपर फोकस करना है? मटेरियल पे नहीं है, बल्कि उसको जो हम इशू कर रहे हैं उसको किस प्राइस पे इशू करने वाले हैं, हमें इस प्राइस के ऊपर फोकस करना है। मटेरियल के ऊपर गए तो काम तमाम। ठीक है, क्योंकि नाम बदलते ही तुम्हें लगेगा कि एक वर्ड आएगा फीफो, यानी पहले आओ पहले जाओ, पहले जो सामान आया वही पहले जाएगा। तो लगेगा जो टमाटर पहले आया है यानी पुराना वाला स्टॉक है उसी को पहले भेजो। एक आएगा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आओ आखिरी में आओ लेकिन पहले जाओ, जो टमाटर सबसे लास्ट में खरीद के लाया उसी को पहले भेजो। तो पुराना वाला सामान सड़ेगा। दिमाग में अगर ऐसा कुछ सड़ा गला बात आया तो समझो खत्म। ठीक है, हमें मटेरियल के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, हमें बार बार किसके ऊपर दिमाग रखना है? उसके प्राइस के ऊपर, कि कौन सा प्राइस इशू किया जाएगा, ताकि हम अपने कॉस्ट को हायर शो कर सके, प्रॉफिट को लोअर दिखाया जा सके। जितना लोअर प्रॉफिट उतना लोअर टैक्स। ठीक। तो कल से इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, आज मैंने बेस आपको थोड़ा बहुत हिंट कर दिया, बाकी बेस